we will discuss Animal Farm from today. Animal Farm has been written by George Orwell. Animal Farm is a political satire. Animal Farm is a political allegory based on Russian Revolution. There was a revolution in Russia. It was Bolshevik Revolution, which took place in 1917 in Russia. But before that revolution, there was a great thinker, Karl Marx, who propounded the theory of communism. I will discuss that theory also, but let me tell you what an allegory is. Allegory is an oblique way to say something. Instead of directly saying something, the writer uses a kind of story in which a deeper meaning is hidden. Those who are aware of the deeper meaning will easily understand the story, will easily find out the deeper meaning. But those who don't know anything about the deeper meaning, they will enjoy the story. The superficial meaning is enough for them. So the story has layers of meaning. ठीक है? एनिमल फार्म एक एलिगरी है. एलिगरी के माध्यम से राइटर कुछ और गहरी बातें कह देता है, जिनको उन बातों का आइडिया है वो तो समझ जाते हैं, जिनको नहीं समझ में आता वो बातें पता नहीं है. मान लीजिए इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, कोई बात नहीं, तो भी आप जो सुपरफिशियल मीनिंग है वो तो समझ ही जाओगे एनिमल फार्म में. तो इस तरह से एलिगरी में ज़रूरी नहीं है कि जानवर की ही कहानी ली जाए, कोई सी भी कहानी या कोई से भी तरीके से ऐसी बात कही जाए जिसका गहरा अर्थ भी आपको समझ में आ जाए. तो एनिमल फार्म में रशियन रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, उन सब को बहुत ही संक्षेप में, बहुत छोटी सी कहानी के माध्यम से द राइटर reveals the truth of Bolshevik revolution and its consequences through a simple animal fable, through a simple animal story. Animal fable है. इसको हम political satire भी कह सकते हैं. Satire का मतलब वही कोई oblique way से आप किसी का मजाक उड़ाओ ना, व्यंग करना, व्यंग्य. तो एनिमल फार्म इज़ अ पॉलिटिकल सटायर. मतलब आइडिया अच्छा रहा होगा. कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, पहले तो हम कार्ल मार्क्स की बात कर लें. अगर उसको समझ जाओगे तो फिर हम वो ओल्ड मेजर की स्पीच को डिस्कस करेंगे. कार्ल मार्क्स एक ग्रेट थिंकर था 19th सेंचुरी इंग्लैंड का. जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी यूरोप में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए अचानक से. मतलब पहले तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, सब लोगों के पास खेती होती थी, उससे जो प्रोड्यूस आता था दैट वाज एनफ फॉर द पीपल टू लिव अपॉन. लेकिन रेनेसां के बाद इंग्लैंड में कई कल कारखाने खुले, खास करके जो कपड़ों के फैक्ट्रीज़ खुली. फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट आया कि क्यों नहीं एक ही जगह जा कर के हम सब काम करें दिन भर.
और उसका जो फिर प्रोडक्शन होगा उसको सेल करके जो पैसा आएगा उससे हमारी सैलरी, यानी हम सब ही उसके मालिक हैं। ऐसा कुछ आइडिया बना, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हुआ कि एक जना मालिक बना जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप थी, जिसको बिजनेस स्किल थी। ही बिकेम द ओनर ऑफ द फैक्ट्री एंड ही हायर्ड द लेबरर्स। मजदूर लगाए, दिन भर वो काम करते, और जो प्रॉफिट होता वो बड़ा हिस्सा, द मेजर चंक वॉज टेकन अवे बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाता और मज़दूरों को बहुत ही कम मिलता। मज़दूर अपने गांव से आते थे, कोई ज़मीन बेच करके या कोई जैसे भी आते थे, मकान बेच के, क्योंकि यहाँ इनको एक तो शहर बड़े होते गए, कंसंट्रेट हुए ना लोग बाग फैक्ट्री की वजह से, कुल मिला के एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा, जबकि मेहनत मजदूर कर रहा था। तो फिर कार्ल मार्क्स जैसे लोगों के, कार्ल मार्क्स के दिमाग में आया कि ये तो गलत हो रहा है चारों तरफ, क्यों नहीं ऐसी सोसाइटी नहीं होनी चाहिए क्या कि सारे मजदूर मिलकर के एक राज्य बनाएं, उसको शासन भी मजदूर ही करें और शासित भी मजदूर हों, और क्योंकि शासक मजदूर होगा तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, क्योंकि जो भी आया वो इक्वली सारा पब्लिक में चला जाएगा। सरकार प्रॉफिट नहीं देखेगी, सरकार का काम प्रॉफिट देखना नहीं है। ऐसे आइडियाज़ इसने कार्ल मार्क्स ने दिए बहुत ही शॉर्ट में, और उसी आइडिया को लेकर के बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुई कि सारे मज़दूरों ने मिलकर एक तरह से ये समझिए कि उन्होंने एक विद्रोह, एक क्रांति कर दी और वो ही सत्ता में आ गए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सत्ता में वही लोग रह सकते हैं जो चालाक हो, जो क्लेवर हो। रशिया में भी यही हुआ कि जो मज़दूर थे, ये सब लोग थे, ये तो धीरे धीरे साइड लाइन हो गए, और जो क्लेवर लोग थे वो सत्ता में कंसंट्रेट हो गए, और उनमें भी सबसे ऊपर जो सबसे क्लेवर था वो बैठ गया, और उसने अपने जो उसको जिससे डर था उन लोगों को मरवा दिया या देश से निकलवा दिया, या ये घोषित कर दिया कि ये गद्दार है, इसको जेल में डाला जाए। पब्लिक ने मान लिया, पब्लिक ने सोचा कि हमारा नेता कह रहा है तो सही कह रहा होगा। पब्लिक की अप्रोच यही होती है कि हमारा लीडर कह रहा है तो कुछ सोच के ही कह रहा होगा, गलत तो कहेगा नहीं। तो पब्लिक ने मान लिया। इस तरह से वहाँ पर जिस चीज़ के खिलाफ रिवॉल्यूशन हुई थी वही चीज़ धीरे धीरे, वही एक्सप्लॉइटेशन होने लगा मज़दूरों का, वही क्रूअल्टी, वही जेलों में ठूसा जाने लगा बेवजह, और इस तरह से वो सारा उद्देश्य फेल हो गया, और 89 में वो कम्युनिज़्म ही फेल हो गया। अब हम एनिमल फार्म पर आते हैं। वैसे तो और भी पैरेलल्स मैं बताऊंगा कि एनिमल फार्म और रशिया में क्या क्या समानताएं हैं, और हम इसको रशिया पर ही कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे एनिमल फार्म के माध्यम से। ओके, एनिमल फार्म में कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है ओल्ड मेजर, एक बहुत मोटा 12-13 साल का एक पिग है। वो सबसे वाइज, सबसे इंटेलिजेंट पिग है उस फार्म में। उस फार्म का नाम है मैनर फार्म, और मिस्टर जॉन्स इज द ओनर ऑफ दैट फार्म। और इंसान जानवरों के साथ क्या सलूक करते हैं एवरीबडी नोज। तो एक दिन को मैसेज फैलाया ओल्ड मेजर ने कि उसको एक सपना आया है, एंड ही वॉन्ट्स टू डिस्कस दैट ड्रीम विद द अदर फेलो बीइंग्स, अदर एनिमल्स एट नाइट। जब जॉन सो जाएगा तब मैं आपको मेरा सपना बताऊंगा। सारे एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स असेंबल्ड इन ए बार्न, जहाँ पर चारा रखने का होता है,
वहाँ इकट्ठे हुए और ओल्ड मेजर चारे के ढेर के ऊपर बैठा, भारी भरकम, ओल्ड प्राइज बोर, बोर मीन्स पिग। उसके सामने दूसरे पिग्स और उनके बच्चे, फिर उनके पीछे काउज वगैरह है या मुर्गियाँ हैं मतलब छोटे, फिर उसके पीछे बकरियाँ वगैरह, ऐसे सब लोग चुपचाप आके अपने अपने बैठ गए। उन एनिमल्स के नाम हैं बॉक्सर, क्लोवर, बेंजामिन। बॉक्सर है घोड़ा, क्लोवर है घोड़ी, बेंजामिन, ये सब किसी न किसी समाज के तबकों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल्स को बेंजामिन करता है, बॉक्सर सारे मज़दूरों और मेहनती लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मौली एक सफ़ेद घोड़ी है, वो बहुत फैशनेबल लोगों को, जिसको पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सेल्फ इमेज में ही डूबे रहते हैं, उनको। एक क्रो है मोजेस, वो रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। डॉग्स हैं, हैंस हैं, कॉक्स हैं, ये सारे जानवर वहाँ इकट्ठे होते हैं। ओल्ड मेजर बिगिंस हिज स्पीच। वो कहता है कि मुझे एक फ्यूचर की हमारी सत्ता या हमारे समाज के बारे में सपना आया। बट बिफोर टेलिंग अबाउट आवर फ्यूचर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ ए क्लियर पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट। हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारा मालिक मिस्टर जॉन्स है और हम क्या हैं? मिस्टर जॉन्स क्या लेता है? वो क्या पैदा करता है? वो कुछ पैदा नहीं करता, हम पैदा करते हैं। हमारी गायों के दूध को लेकर के वो बेचता है, खुद उपयोग करता है, मिठाइयाँ दही वगैरह बना के प्रॉफिट लाता है। और हमारे दूध का वो कहता है गायों से, गायों तुम बताओ, तुमने अब तक हजारों गैलन दूध दिया, लेकिन तुम्हारे बच्चों को कितना दूध मिला? वो बोली कि हमारे बच्चों को तो कुछ। किसने पिया वो दूध? जॉन्स और इंसानों ने पिया। वो कहता है मुर्गियों, हेंस, यू हैव लेड थाउजेंड्स ऑफ एग्स। तुम नहीं मतलब तुम्हारी माँ की माँ, हजारों एग्स तुमने दिए, लेकिन उनमें से कितने चूजे निकले, कितने बच्चे निकले? और जितने बच्चे निकले, क्या उन्होंने पूरा जीवन जिया? बहुत थोड़े से अंडों से तुम्हारे बच्चे निकलते हैं, बाकी को सब मिस्टर जॉन्स टेक्स अवे all the eggs and he sells them in the market, or his people eat them away. और अगर some of them are hatched, अगर उनमें से कुछ को बच्चे निकले तो उन बच्चों को भी ले जाते हैं, या थोड़े से बड़े होने पर ले जाते हैं, उनको खा लेते हैं। हमारे नसीब में क्या है? हैं? घोड़े हैं। घोड़ों से दिन रात ये मेहनत करवाते हैं, हल चलाते हैं, बाज़ार में कार्ट पे में चलवाते हैं, सामान ढोते हैं, और इसको बदले में क्या खाने को मिलता है बॉक्सर को, क्लोवर को? इतना खाने को मिलता है कि जिससे वो मरे नहीं, भूखे नहीं मरे, लेकिन उनका पेट भी नहीं भरता। इस तरह सारे जानवरों को एक एक करके वो बताता है। पिग्स हैं, पिग्स भी बहुत अर्ली एज में वो कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ बहुत शॉर्ट है, जब भी कोई दावत होगी तो तुम्हें वो कसाई उठाकर ले जाएंगे हैं, और वो तुम्हें मार कर खा जाएंगे। फिर वो कहता है कि मैं भाग्यशाली हूँ ओनली इस फार्म में कि मैं इस उम्र तक पहुँच गया, 12 साल का हूँ और मुझे अच्छा खाना मिला।
लेकिन सब अदर्स आर नॉट सो फॉर्चुनेट, मेरे जितने नहीं हैं। इस तरह वो सब के बारे में बताता है कि तुम्हारी लाइफ क्या है, कितनी हार्ड वर्क करते हो, कितना प्रोड्यूस देते हो, कितना प्रॉफिट तुम्हारी वजह से मिस्टर जोन्स अर्न्स लॉट्स ऑफ मनी बिकॉज ऑफ यू, एंड व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न? यू गेट नथिंग, बेयर मिनिमम। तुम्हें लगभग कुछ नहीं मिलता, तुम सिर्फ जिंदा रहो इतना ही मिलता है, तुम मरोगे नहीं। लेकिन ऐसा जीना कोई जीना है? तो इस तरह से उसने एक पिक्चर उनके सामने पेश की वर्तमान की, कि ये तुम्हारे हालात हैं, ये हमारे हालात हैं। फिर वो कहता है कि मैंने एक सपना देखा है, मैंने ये सपना देखा है कि ऑल द एनिमल्स have decided to overthrow Mr. Jones and his people from this farm, to defeat him and to become the owners of this farm themselves. All the animals will become owners of this farm one day because I have dreamt so. And there was equality then. ड्रीम में उसने कहा जब हम जोन्स को बाहर जब हमने निकाल दिया तो there was equality in the farm. There was no exploitation in the farm. जितना गायों ने दूध दिया, all the milk went to their fowls. Horses का, cows का, जितने मुर्गियों ने अंडे दिए वो सारे उन सब से बच्चे निकले। कोई कसाई के नहीं जाता था, सब जानवर अपनी ओल्ड एज तक जीते और खेती भी करने लगे। तो वहाँ से बहुत सारा चारा आता तो गायें और हॉर्सेस वो खाते भरपेट, और इतना खाते कि उनमें कोई कुपोषण नहीं रहे। ऐसा मैंने सपना देखा है। एंड देन ओल्ड मेजर सेज कि दिस इज नॉट मियरली ए ड्रीम, दिस मे टर्न इनटू रियलिटी इफ यू आर अवेयर ऑफ योर पावर्स। आपका present exploitation, think about that and think about the potentials you have. You have the potential to overthrow Jones. और फिर वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता, सारे जानवरों को जोश आ जाता है कि बात तो बिल्कुल सही कही है। और हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन हमारे अंदर आइडियाज़, क्योंकि ओल्ड मेजर वाज ए वाइज वॉर, तो उसको आइडियाज़ आए और उसने आइडियाज़ सुनाए तो लोगों के दिमाग में ये लगा कि बात सही है। और वो इकट्ठा होकर के उस रात जोन्स के यहाँ पे कोई पार्टी थी, उन्होंने खूब शराब पी और अपने अपने सोने चले गए। जानवरों ने देखा कि दिस इज़ द राइट टाइम, जोश भी था, एक जगह इकट्ठे भी थे। सारे जानवरों ने उसके जो पैलेस या उसकी बिल्डिंग थी उस पर अटैक कर दिया। गायों ने सींग से दरवाज़ा, पहले तो जहाँ पर वो चारा रखता था, सामान रखता था, उसके दरवाजे तोड़ दिए और चीज़ों को खाने लगे। फिर जॉन्स के लोग निकल के आए कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो सारे जानवर ने, ऑल द एनिमल्स अटैक्ड जॉन्स एंड हिज मैन। और सिंस दे वर नॉट इन देयर सेंसेस, क्योंकि उन्होंने शराब भी पी रखी थी, नींदों में भी थे, और जानवरों में यूनिटी थी उस टाइम,
क्योंकि यूनिटी का मैसेज ओल्ड मेजर ने दे दिया था और जोश भी था। तो उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, जॉन्स उसके लोगों पर। वो इधर उधर भागे, मतलब बर्ड्स तक ने चोंचे मार के, बीटे करके उसके आदमियों पर उनको कंफ्यूज कर दिया। और इस तरह से men were defeated, Jones and his men were defeated, और उनको मैनर फार्म से बाहर खदेड़ दिया। वो अपना सामान जो ले जा सकते थे लेकर के भागे। उनको समझ में नहीं आया ये जानवरों को अचानक क्या हुआ, और वो भागे जान बचा करके, और जानवरों ने भाग के दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। नाउ दे वर सेफ। अब जानवर इकट्ठा हुए, उनको ये पता था कि अब मनुष्य यहाँ नहीं आएगा। नाउ दिस इज आवर किंगडम, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड दिस मैनर फार्म विल बी नोन एज एनिमल फार्म। एनिमल फार्म नाम से ही ये मैनर फार्म जाना जाएगा। इस तरह से ये स्टोरी की शुरुआत है। और ओल्ड मेजर की स्पीच के दौरान भी कुछ इन जानवरों में डिस्प्यूट्स भी हुए, या और क्लैरिफिकेशन भी मांगे गए, कि जैसे ओल्ड मेजर ने कुछ सिद्धांत दिए कि ये दो पैर पे चलने वाला इंसान हमारा दुश्मन है। तो दो पैर वाले अच्छे लोग, दो पैर वाले बुरे लोग, चार पैर वाले अच्छे लोग, एक नारा मोट है ना, ये दिया। 4 legs गुड 2 legs बैड, 4 legs गुड 2 legs बैड। और सारी भेड़ें, उनको बड़ा मज़ा आया इसको गाने में। सारी भेड़ें गाने लगी 4 legs गुड 2 legs बैड, 4 legs गुड 2 legs बैड। कोई भी क्रांति होती है तो एक मंत्र पब्लिक को दिया जाता है ताकि वो जोश चढ़ाए। हर देश में देखोगे तुम, वहाँ का एक मंत्र 4-5 लाइन का, उसको बाद में राष्ट्रगीत कह दो या कुछ भी नाम हो जाता है, तो उस मंत्र को बोलकर ही वो आगे के सारे हमले अटैक जो भी करने होते हैं ना, तो वो मंत्र बहुत काम आता है। पॉलिटिकल पार्टी, अब मान लो आज़ाद हो गया देश की कोई, तो क्या वो मंत्र ख़त्म हो गया? नहीं ख़त्म हुआ। उस मंत्र का इस्तेमाल आगे तक सरकारें करती हैं। और एनिमल फार्म में भी 4 legs गुड 2 legs बैड पब्लिक की ज़ुबान पे चढ़ गया। आगे कोई भी दिक्कत आती तो ये मंत्र उन नेताओं के काम आता। मान लो उनकी असेंबली में कोई डिस्प्यूट हुआ और कुछ जानवरों ने कोई बात विरोधी कह दी, तो सुअर इशारा कर देते थे 4 legs गुड, फिर 4 legs गुड 2 legs बैड, 4 legs गुड 2 legs बैड। सारे जानवर खड़े होकर 4 legs गुड 2 legs बैड। वो डिस्प्यूट वाली वो बात तो गई, वो भूलने में सब लोग एक ही राग में गाने लगते। तो सत्ताधारी दल हर देश में एनिमल फार्म की तरह कुछ मंत्र, कुछ नारे उनका इस्तेमाल करते हैं विरोधी आवाज़ को दबाने के लिए भी। तो इसमें भी 4 legs गुड 2 legs बैड का एक ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। हर चीज़ इसमें बहुत काम की है। अब आप इसको पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कितनी काम आती है ये चीज़ें राजनीतिक दलों के।